आज अपन कोशिका पे बात करेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका का क्या कारण रहता है, क्या प्रभाव रहता है, हमारे जीवन में कोशिका का कितना महत्व है, सारी बातों पे अपन चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं कोशिका पे उन पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। सेल पे अपन बात करने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जीवधारी की जो सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वो कोशिका मानी जाती है, यानी कि सेल को माना जाता है। ठीक है, अगर आप कैसे समझोगे, सबसे छोटी इकाई कैसे मानोगे, तो अपन क्या करते हैं, कोशिका को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोशिका को देखो, हमारे और आपके दैनिक जीवन में ही जोड़ के अपन बात करेंगे। जैसे कि अपन घर बनाते हैं, तो जब घर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक जो वस्तु होती है वो होती है ईंट। ठीक है, ईंट अगर नहीं होगी तो मकान नहीं बन पाता है। बस उसी प्रकार क्या होता है, घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए क्या होता है, कोशिका का होना आवश्यक होता है। तो अपन पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, जब हम किसी घर को बनाते हैं उसके लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है। तो हम जब एक ईंट रखेंगे तो वो कभी ना ही दीवार बनती है ना ही घर बन पाता है। अगर सिंगल ईंट रखोगे तो ना ही आप उसको दीवार कहोगे ना ही उसको घर कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब कई ईंट रख देते हो, ईंट के ऊपर अगर ईंट रखते चले जाते हो तो एक क्या हो जाता है, दीवार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। जब कई ईंट बना रख देते हैं तो दीवार का निर्माण हो जाता है। जब कई दीवार हो जाती हैं तो जैसे एक दीवार सामने से हो जाती है, एक पीछे से, ऐसे करके चारों दिशाओं से जब दीवार हो जाती है, तो जब कई दीवार हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कमरा कहते हैं। कमरा कहा जाता है। जब कई कमरे अगर हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। ठीक है, जब कई कमरे बन जाते हैं तो किसे क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो हमारी घर की सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर ईंट है। ठीक है, हमारे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है ईंट। वैसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है। जैसे समझते हैं, देखो हमारे शरीर है, जैसे जैसे कहेंगे, हाँ देखो, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो मानी जाती है कोशिका को। किसे माना जाता है, कोशिका, यानी कि सेल को माना जाता है। ठीक है, सेल को माना जाता है। तो जब कोशिका जो होती है, एक कोशिका से शरीर का निर्माण नहीं होता है। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है, तब ऊतक बनते हैं। जब कई कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या किस चीज का निर्माण होगा, तो ऊतक का निर्माण होता है। और जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, अंग का। और जब कई अंग बन जाते हैं तो क्या होता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, कोशिका। बस यही हमें आपको समझाना था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, कोशिका होती है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो, तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो अब उम्मीद करते हैं कि कोशिका आपको समझ आ गई होगी कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर के लिए कितनी छोटी इकाई क्यों मानी जाती है। ठीक है, अब कोशिका के संदर्भ में कोई और भी कथन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो ये होता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ये काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को क्या जाता है, कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उनकी जो सूक्ष्म दर्शी थी उसमें एक पदार्थ था, कारक नामक पदार्थ था, उसमें इसको खोजा था कि कोशिका की खोज की थी। कारक नामक पदार्थ था जो सूक्ष्मदर्शी में, उसमें देखा था इस कोशिका को। यानी कि जो कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, ये कोशिका एक जीवित कोशिका ना होकर एक मरी हुई कोशिका थी, यानी कि मृत कोशिका थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो एक कोशिका जो थी वो मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये तो बात हो गई इनके खोज के संदर्भ में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो खोज करी थी जो कोशिका की, वो कब की थी। तो ये खोज की थी उनने 1665 में। ठीक है, जो खोज की थी वो 1665 में की थी। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में इस बात का जिक्र किया गया। और पूछा जाए आपसे कि कोशिका की खोज कब हुई है, तो 1665 में हुई थी। ठीक है, जब मरी हुई कोशिका की खोज हो गई, उसके बाद फिर आगे एक समय आता है तो अगले एक वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, वो क्या, उनका नाम होता है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उनका नाम होता है ल्यूवेनहॉक। जब ल्यूवेनहॉक जो होते हैं, उसके बाद मरी कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने खोज कर देते हैं, लेकिन ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं, एक सजीव कोशिका की खोज करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो कहेंगे ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो अगर आपसे आज के बाद अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कहोगे रॉबर्ट हुक ने, या मरी कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। दो क्वेश्चन बनते हैं, या कि कहिए
अगर कहा जाए कि मरी कोशिका की खोज किसने की है तो रॉबर्ट हुक, और अगर कोशिका की खोज किसने की है तो भी रॉबर्ट हुक। लेकिन जब सजीव कोशिका की बात करी जाएगी तब क्या होगा, लीeuwenhoek ऑप्शन में होगा, तो उसे सही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपन अब आगे बात करते हैं। जब दोनों ने क्या किया था, कोशिका की खोज कर दी थी यानी कि जीवित और मरी की, उसके बाद इनसे कई वैज्ञानिक और भी थे, इनसे तर्क हुआ, उनसे पूछा कि कोशिका के संदर्भ में कुछ बताइए। तो ये दोनों जो वैज्ञानिक थे यानी कि रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक, जिन चीज़ों बता स्पष्ट चीज़ें बता नहीं पाए थे, तो इन्होंने खोज जरूर कर दी थी लेकिन इनका सिद्धांत वगैरह नहीं दे पाए थे, अच्छे से जानकारी नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, दो एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक जिसमें से एक का नाम था स्लाइड, एक दूसरे का नाम था स्वान। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, कोशिका का काफी अध्ययन किया गहराई तक और कोशिका के बारे में अच्छी खासी जानकारी ली और फिर उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, तो सिद्धांत में दो प्रकार की बातें की गई हैं। पहली बात जो कही गई है उसमें यह कहा है प्रत्येक जीवधारी या तो एक कोशिका से निर्मित होता है या एक से अधिक। ठीक है, पहली वो सिद्धांत में जो बात की गई है कि या तो कोई भी जीवधारी होता है या तो एक कोशिका से बना होता है या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। उसके बाद है कि जो एक कोशिका से बना हुआ होता है जो जीवधारी, उसे एक कोशिकी कहा जाता है, उसे एक कोशिकी कहा जाता है। जो एक से अधिक कोशिका से बना हुआ होता है उसे बहुकोशिकी कहा जाता है। जो मानव आता है वो बहुकोशिकी में आ जाता है, ना कि एक कोशिकी में। ठीक है, तो लेकिन जब बहुकोशिकी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक कोशिकी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि एक कोशिकी का जो एग्जाम्पल होता है वो जैसे अमीबा, अमीबा, और दूसरा जो रहता है पैरामीशियम। ये दोनों जो रहते हैं एक कोशिकी उदाहरण माने जाते हैं या एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकी के संदर्भ में बताया कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक कोशिकी का पूछा जाता है। अमीबा और पैरामीशियम का क्या है, ये एग्जाम्पल माने जाते हैं एक कोशिकीय। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिद्धांत की जो दूसरी बात कही गई है वो उसमें यह कहा गया था प्रत्येक कोशिका अलग अलग होते हुए भी साथ मिलकर कार्य करती है। ये कहा कि प्रत्येक कोशिका अलग अलग है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि अपने हाथ की कोशिका एक अलग है, मस्तिष्क की कोशिका अलग है, ये कोशिकाएं दोनों अलग हैं लेकिन कार्य दोनों साथ मिलकर करती है, ऐसा कहा है। जैसे समझ सकते हैं इसको कि देखो कैसे एक बात सही होगी। देखो जैसे हमारा ही अपने ऊपर अगर एग्जांपल लें, तो जैसे हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं, तो देखो जैसे हमने शब्द लिखा राम, हमने एक शब्द लिखा राम, हमने लिखने का जो कार्य किया हमारी हाथ की कोशिकाओं ने किया। ठीक है, क्या किया, हाथ की कोशिकाओं ने ये राम शब्द लिखा, लेकिन हमारी जो मस्तिष्क की जो कोशिका है उसने ये बताया कि राम लिखा कैसे जाता है, यानी कि उसका काम यह था कि बताने का कि रा को कैसे बनाना है, उस पर डंडा लगाना और माँ कैसे बनाना, यानी कि मस्तिष्क की कोशिका भी कार्य कर रही थी साथ में और हाथ की भी कोशिका साथ में कार्य कर रही थी, तो दोनों कोशिकाओं ने मिलकर कार्य किया तभी ये राम शब्द लिखा गया। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो आप कि ये कोशिका जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। इसके बाद ये सिद्धांत की बातें हो गई। अब अपन अब आगे बात करते हैं सेल के संदर्भ में। सेल को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक सुरक्षा कवच के रूप में पढ़ेंगे बांट के, और एक जीव द्रव्य के आधार पर बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सुरक्षा कवच की बात करें अगर, तो सुरक्षा कवच के अंतर्गत देखें तो पहली बात जो रहेगी वो सेल वॉल पे बात करेंगे, यानी कि सेल कोशिका भित्ति पे चर्चा करेंगे, कोशिका भित्ति को समझेंगे, और दूसरी बात है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में अपन समझेंगे। जब अपन कोशिका सुरक्षा कवच को पढ़ेंगे उसके बाद ही जीव द्रव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे अपन, सुरक्षा कवच को समझेंगे कि सुरक्षा कवच के अंतर्गत कोशिका झिल्ली और भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों को समझेंगे। देखो अपन सुरक्षा कवच को अब समझते हैं। सुरक्षा कवच ये किसकी आकृति बनी हुई है, ये कोशिका की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इस कोशिका की आकृति में अगर बात करें तो ये है सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल। हमने माना एक इस तरफ की जो है वो सेल वॉल है और इस तरफ क्या है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है। ठीक है, दो भागों में बांट के अपन बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, तुम्हारी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहेंगे इसे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल के संदर्भ में अगर बात करें तो जो सेल वॉल जो यानी कोशिका जो भित्ति होती है यह केवल किन में पाई जाती है, तो ये केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो होती है ये किस में पाई जाती है, अगर आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि कोशिका भित्ति जो होता है किन में पाई जाती है, तो ये प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है ये कोशिका भित्ति। ठीक है, देखी होगी आपने ऊपरी जो खुरदरी सतह सी होती है वही क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये क्या एनिमल में पाई जाती है, तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया आपके एग्जाम में, तो ये है क्या, एनिमल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, यह एनिमल में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो आप बता सकते हो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के संदर्भ में अगर बात करें तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट।
एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर समझें तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखो, वो होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। और तीसरा जो होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए आपसे कितने प्रकार के होते हैं तो कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या हो गई अपनी कोशिका के संदर्भ में, ये वाली इधर वाली बात हो गई कोशिका भित्ति के संदर्भ में, ठीक है। अपन अब बात करते हैं इधर, ठीक है। अब बात करते हैं यानी कि कोशिका यानी सेल यानी कोशिका सेल मेम्ब्रेन पे बात करते हैं। अपन अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन बनता है। इसके सेल भित्ति के संदर्भ में तो काफ़ी 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को, ठीक है। यह जो होती है, यह प्लांटों में ना पाकर ये किन में पाई जाती है? एनिमल में पाई जाती है, यानी कि अपने भी कह सकते हो, मानव में भी यही पाई जाती है कोशिका झिल्ली। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी आपकी जो चमड़ी रहती है, क्या होती है? एक कोश की कह सकते हैं कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसी की बात हो रही है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, या ऐसे कहा चयनात्मक परागम्य भी कहा गया है इसे, चयनात्मक परागम्य। कैसे इसे चयनात्मक परागम्य या कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, इसे अपन समझते हैं। देखो, अपने अगर आप भी जानते हो इस बात को कि जी अपनी चमड़ी जो दिख रही है क्या है? एक कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अगर ये कोशिका झिल्ली ना हो तो इसे क्या, तो एक व्यक्ति का जो जीवन हो वो कैसे संभव है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि देखो ये अपनी चमड़ी जो है इसमें क्या रहता है, इसके माध्यम से ही अपने अंदर जो शरीर के अंदर कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी बाहर आएगी, ये इसका जो निर्धारण है वो कोशिका झिल्ली करती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे कि आप नहाते हो, तो जब नहाते हो तो क्या करते हो? पानी अपने ऊपर से डालते हो, तो पानी आप एक बाल्टी ऊपर से डालते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो एक बाल्टी पानी आपके अंदर चला गया हो पूरा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन देखा हो आपने, जब आप मेहनत करते हो या गर्मी का समय है जैसे अभी, तो क्या करते हैं अपने शरीर से क्या है? पानी निकलता है, यानी पसीना निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं पानी के रूप है, तो वो क्या है? पसीना निकलता है तो वही जो पानी अपन ऊपर से डालते हैं, लेकिन वो पानी जो है भीतर वाला बाहर यानी पसीना के रूप में बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर का पानी अगर अपन डालें तो अंदर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? कि उसकी इसीलिए नहीं जा पाता है क्योंकि ये कोशिका झिल्ली जो होती है इसे ये अंदर नहीं जाने देती है। ये देखती है क्या जाने लायक है या क्या आवश्यक है हमारे शरीर के लिए अंदर, और क्या आवश्यक नहीं है इसके, इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है या चयनात्मक परागम्य कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली के बारे में और कोशिका भित्ति के बारे में, इन दोनों बातों को आप आराम से समझ चुके होंगे और कोशिका के बारे में थोड़ा जानकारी हो गई होगी। तो आज का जो वीडियो था यही तक था, छोटा सा ही वीडियो था। अब आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, है। और आज इतना था, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप जब नोट्स बना के जब कंप्लीट होंगे, जब हम पूरा एक ये बायोलॉजी को या साइंस को खत्म करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि आपने जो तैयारी जो आपकी है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, फिर आगे अपन बात करते हैं।